estimation is the process of estimating the unknown value of the population parameter, that is the mean. We basically estimated the population mean, and hypothesis testing is we made an assumption about the population parameter mean and then test this assumption by drawing a sample from the population and calculate its on the basis of the sample mean and standard deviation calculated from the sample. So hypothesis testing में कुछ जो terms थी define कर ली थी, what is the difference between null and alternate hypothesis, and then the types of error, level of significance, test statistic तक हमने क्वेश्चन 1 किया था, उसमें जी स्टैटिस्टिक यूज किया था. पी भी आज हम करेंगे. एक्सेप्टेंस रीजन क्या है, रिजेक्शन रीजन क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द क्रिटिकल वैल्यूज. क्रिटिकल वैल्यूज हम टेबल्स को देख के कैलकुलेट करेंगे. Basically critical values separates the acceptance region from the rejection region. Then there are 3 types of test, left tail, right tail and two tail. These 3 tests are based actually on the alternate hypothesis. And then we have a complete procedure of how to test a hypothesis. ये टेबल आपको ज़हन में रखना होगा. ये टेबल यूज होगा जब भी में देखना होगा कि आप कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करें. सबसे पहली चीज जो आपको देखनी होगी वो देखनी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है या अननोन है. अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, तो सिंपली आप जी स्टैटिस्टिक यूज करेंगे. अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो तो फिर आप फर्दर देखेंगे कि सैंपल साइज क्या है. इफ सैंपल साइज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 देन यू विल बी यूजिंग जी स्टैटिस्टिक, एंड इफ द सैंपल साइज इज लेस देन 30 तो फिर आप इसमें टी स्टैटिस्टिक यूज करेंगे. और फिर ये रिजेक्शन रीजन है विच आर बेस्ड ऑन द अल्टरनेट हाइपोथेसिस. ये हमने देख लिया था कि कैसे कंस्ट्रक्ट करने हैं. क्वेश्चन 1 हमने कर लिया था. व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपसे कहा था आपने सॉल्व करना है. और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट इज अबाउट द एस्टिमेशन एंड सेकंड पार्ट इज अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग. तो ये आपने फर्स्ट पार्ट भी करना है और सेकंड पार्ट भी करना है, और करके मुझे सेंड करें. अभी तक किसी ने वैसे किया नहीं है. मैंने कहा था कि वीकेंड पे इसको करें. और एक तो काइंडली जो स्लाइड्स में क्वेश्चंस होते हैं ना, आप इनके आंसर्स सिर्फ मेंशन कर सकती हैं ताकि अगर हम घर पे फारिग टाइम में जब भी प्रैक्टिस के लिए करें तो एक दफ़ा चेक हो जाए. लाइक पिछले वाले स्लाइड्स पे भी क्वेश्चंस है ना. अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कर लूँ. जैसे यहाँ पे है 90% में थोड़ा एक्सप्लेन कर जी. और क्या मैम दूसरी चीज़, आप जहाँ से भी जिस बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें ना क्लास में, जो आप कुछ क्वेश्चंस बस अपलोड कर दें. हाँ जी मैम, क्योंकि ना बुक नहीं मिल रही इस तरह ऑनलाइन, और जो दूसरी बुक है उसमें फ़र्क तरीके से नहीं. हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्यों क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे? नहीं मैम, मैं कह रही हूँ जो हम अभी कोर्स बुक थी ना दूसरी वाली, जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स, उसके चैप्टर्स और क्वेश्चंस फ़र्क तरीके से हैं. तो आप जहाँ से भी करा रही हैं बेशक उस बुक को अपलोड कर दें प्लीज़. बुक तो मैंने अपलोड की हुई है. बुक तो कंप्लीट मैंने अपलोड की हुई है. दूसरी बुक की सॉफ्ट कॉपी नहीं है. मैंने कहा था या तो स्कैन करके आपस में शेयर कर लें. जैसे ये किसी के देखिए, पास ये क्वेश्चन 2 मैंने कहा था करने के लिए, वो नहीं किया. ये भी तो मैंने 4-5 क्वेश्चन ही दिए. अभी मैं और भी दूंगी, तो आप वो करें और फिर इनके आंसर्स को हम देख लेते हैं. आंसर्स या तो मुझे सेंड कर लें. जी ये पीछे से आवाज. ओके जी, फर्स्ट पार्ट है construct a 90% one-sided confidence interval that provides an upper limit on average number of concurrent users. तो बेसिकली हमें अपर लिमिट कैलकुलेट करनी है फॉर द पॉपुलेशन एवरेज, और 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, वन साइडेड होगा, यानी एक्स बार प्लस माइनस हमारे पास होता है जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट होता है. तो हमने प्लस माइनस है, अब देख रहे हैं कि आपने अपर लिमिट रखनी है तो प्लस यूज करेंगे या माइनस यूज करेंगे. और अल्फा आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है, कॉन्फिडेंस लेवल है, तो 90% अल्फा आप यूज करेंगे या अल्फा बाई 2 आप इसको 0.9 यूज करेंगे या आप इसको 4-5 यूज करेंगे. ये अब आपने खुद इसको देखना है और फिर मुझे बताना है कि आप लोगों ने इसको किस तरीके से सॉल्व किया. इसके बाद सेकंड पार्ट भी है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का. ये वैसे ही जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट किया था. और इसका 100 रैंडम है, इसमें सैंपल साइज 100 है, तो इसमें जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी. क्वेश्चन 3 हम कर लेते हैं. A company is planning a large telephone survey as an interested in assessing how long it will take
In a short pilot study, 21 people are contacted by telephone and asked the specified set of questions. The times of these telephone survey have a sample mean of 9.39 minutes with a standard deviation of 1.041 minutes. Can the company safely conclude that the telephone surveys will last on the average of no more than 10 minutes each? जी, क्या कंक्लूड करना चाह रही है कंपनी? Telephone survey will last on average of no more than 10 minutes mean mu is less than equal to 10, right? इसके बाद हमें hypothesis construct करना है. First step is to hypothesis construction. और चूंकि ये इक्वालिटी का साइन हमारे पास इसमें आ रहा है तो इसको हम एज अ नल हाइपोथेसिस लेंगे और इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा म्यू इज ग्रेटर देन 10. इसके बाद सेकंड स्टेप है determine the level of alpha, which is alpha is equal to 5%, alpha is equal to 0.05. तो ये 5% है. अगर आपको अल्फा गिवन नहीं होगा तो आप अल्फा को 5% ही लेंगे, अदरवाइज जो भी गिवन होगा आप उसकी वही वैल्यू लेंगे. So this is the level of significance, the probability of error 1, probability of rejecting a true null hypothesis. This is alpha. और थर्ड है हमारे पास सैंपल स्टैटिस्टिक आपने कौन सा यूज करना है. और इसके लिए हमें गिवन है 21 people are contacted. N is equal to 21, which is less than 30. Population standard deviation is unknown, and the population sample size is smaller than 30. So we will use T statistic, which is given as x bar minus mu over small s over n square. This is our third step. Now comes the fourth step. Fourth step is to determine the rejection region. Rejection region के लिए हम अल्फा यूज करेंगे. तो वन साइडेड है कि टू साइडेड है, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाएंगे. टी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ किसी हद तक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मिलता जुलता होगा. थोड़ा सा ये यहाँ से फ्लैटर होगा, टॉप से इसकी फ्लैट होगी. ये टी 0 है, राइट जी. म्यू इज ग्रेटर देन 10. तो लेफ्ट टेल है, राइट टेल है, या टू टेल्ड होगा रिजेक्शन रीजन. Rejection region is based on alternate hypothesis. Mu is greater than 10. राइट साइड है मैम जी, राइट साइड पे होगा. और ये यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 0.05. ये आपके पास आ गया. और ये हमें कैलकुलेट करनी है, ये क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी. ये एक्सेप्टेंस रीजन है और ये एच नॉट की डिस्ट्रीब्यूशन है. इसमें हमें कैलकुलेट करना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी n-1 which is 21 minus 1 which is 20. So t हमें कैलकुलेट करना है 0.05 with 20 degrees of freedom. जी देखिए इसको टेबल में आपने देखना है 0.05 को with degrees of one टेल में 0.05 को with 20 degrees of freedom. ये चेक करके बताएं. टी टेबल है ना आपके पास? मैम टी टेबल आपने नहीं अपलोड किया था? स्लाइड्स में दिया हुआ है ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, वो नहीं है अभी आपके पास? नो मैम. तो ये आ जाएगा जी. ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? 1 डिग्री नहीं, 20 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. You have 20 independent choices of choosing the values of values. वन उसमें से सेपरेट करते हैं. वो पूछा था वन लेस क्यों किया उसमें से? ये वन लेस इसलिए किया है बेटा कि इसमें से हमारे पास एक कंस्ट्रेंट आ जाती है. ठीक है, एक कंस्ट्रेंट आ जाती है कि सम ऑफ डेविएशंस इज इक्वल टू 0. वो कंस्ट्रेंट्स अगर आपको 20 वैल्यूज गिवन है तो 21st वैल्यू आप उस कंस्ट्रेंट इक्वेशन में 20 वैल्यूज को पुट करके 21st वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. यानी 21st वैल्यू जो है वो डिपेंडेंट होंगी. तो इंडिपेंडेंट वैल्यूज आपके पास 20 रह जाएंगे. अगर आपके पास n वैल्यूज हैं तो आप n माइनस और लास्ट वैल्यू आप चूज कर सकते हैं सम ऑफ डेविएशंस इज इक्वल टू 0 से. ये जो आपके पास एक कांस्टेंट आ रही है ना, नंबर ऑफ वैल्यूज माइनस कंस्ट्रेंट माइनस करें तो उसमें से आपके पास
इंडिपेंडेंट वैल्यूज आ जाती हैं, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितना फ्रीडम है आपके, आप कितनी वैल्यूज इंडिपेंडेंटली चूज कर सकते हैं। तो वन कंस्ट्रेंट इक्वेशन है ना, तो वो माइनस करने के बाद हमारे पास n-1 आ जाता है। ओके जी, ये वैल्यूज फिर आपको नहीं पता चलेंगी, ये मैम ये 0.05 को आपने देखना। 1.725 आ रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। 1.725 बेसिकली आपने देखना है 0.051 टेल को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 20 के अंदर, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 1.725। ये आपका, इसके लिए आपको 1 माइनस अल्फा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको टेबल में जो वैल्यूज गिवन होंगी वो बेसिकली टी अल्फा से ऑनवर्ड्स गिवन है, एरिया आपको गिवन है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ से जैसे जी डिस्ट्रीब्यूशन में तो हम 1 माइनस अल्फा करते हैं और फिर 0 से टिल दिस एरिया आपके लिए आप टी की वैल्यूज फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको टी से ऑनवर्ड की जो प्रोबेबिलिटीज हैं या एरिया है वो गिवन है। तो 1.725 आ रहा है हमारे पास। डिसाइड करते हैं। टेल कैसे डिसाइड करते हैं, ये टेल हम इस ग्रेटर देन साइन को देख के डिसाइड कर रहे हैं। देखिए जब हम ये क्वेश्चन आपका ये कि म्यू ग्रेटर देन 10 है, तो इसमें राइट टेल कैसे है, ये क्वेश्चन है अलीना। मतलब राइट लेफ्ट या डबल साइडेड में से किस तरह चूज किया जाता है? ये हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस को देखेंगे, अगर म्यू इज लेस देन सम स्पेसिफिक वैल्यू, म्यू नॉट आ रहा है तो लेफ्ट टेल होगा, म्यू इज ग्रेटर देन सम वैल्यू आ रहा है तो राइट टेल होगा, अगर म्यू नॉट इक्वल टू सम स्पेसिफिक वैल्यू आ रहा है तो फिर ये टू टेल्ड होगा। ठीक है, रिजेक्शन रीजन बेसिकली डिपेंड करता है अलीना। ये देखो, ये रिजेक्शन रीजन क्या है कि हमारा नल हाइपोथेसिस हमने रिजेक्ट करना है। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना है, इसका मतलब है कि हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है तो उसके ऊपर बेस करें रिजेक्शन रीजन, यानी इसलिए हम इक्वलिटी का साइन यहाँ लेते हैं क्योंकि इसमें इक्वल टू ये आपका बेसिकली म्यू 10 है, इसको फिर हमने टी में कन्वर्ट किया, ये जो इसका मीन आ रहा है वो म्यू 10 को हमने हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को ट्रू कंसीडर करते हुए रखा है। अगर उसको हम रिजेक्ट करें तो आपके पास म्यू ग्रेटर देन 10 आ रहा है, तो ये एरिया कहाँ पे आएगा, राइट साइड पे आएगा ना 10 के, जी यहाँ मैम। पे राइट टेल में आएगा ना। ठीक है, तो ये राइट टेल आपकी बन जाएगी। और ये क्रिटिकल रीजन क्या है, ये क्रिटिकल वैल्यू क्या है, ये हम टी के टेबल से डिटरमिन करेंगे। बेसिकली हम इंटरेस्टेड हैं कि राइट टेल है या लेफ्ट टेल है, और साथ में ये क्रिटिकल वैल्यू क्या है, ठीक है मैम, ये आप टेबल थैंक से यू। में ये करेंगे। अब आपके पास हम कंप्यूट करेंगे टी की वैल्यू फ्रॉम दिस सैंपल स्टैटिस्टिक, यानी सैंपल से टी की वैल्यू क्या आ रही है, क्या वो इस रीजन में फॉल कर रही है। अगर वो इस रीजन में फॉल कर रही है तो हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन में है तो हम एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो रिजेक्शन रीजन में आ रही है यानी ग्रेटर देन 1.725 आ रही है तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप है कि हमने कंप्यूट करनी है टी की वैल्यू। एक्स बार आपको गिवन है विच इज 9.39, this small s is given 1.041, so we will compute or calculate the value of t which is 9.39 minus mu, हम सपोज कर रहे हैं कि mu हमारे पास 10 है, क्योंकि जब भी हम इसको assumption को टेस्ट करने जाते हैं तो हम ये assumption लेके चलते हैं कि अवर null hypothesis is true, तो इसमें mu हमारे पास 10 के इक्वल है, s है 1.041 divided by n square root is this is 21। ठीक है, ये कैलकुलेट करें, बताएं कहाँ लाई कर रहा है, फिर इसके मुताबिक हम डिसाइड करेंगे कि ये एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। -2.685 -2.685 इसको रख लेते हैं। और ये कहाँ लाई करेगा, ये जीरो यहाँ है, नेगेटिव यहाँ कहीं ये वैल्यू लाई कर रही है टी की -2.685 जो कि एक्सेप्टेंस रीजन में है, तो इसलिए हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। सो द कंक्लूजन इज H naught is accepted or accept H naught or we fail to reject H naught। So आपके पास ये आंसर आ गया, that is we will accept H naught। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो बेसिकली इसमें इतने कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे, इसमें आपका प्रोसीजर ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है कि कौन सा स्टेप कैसे करना है, क्या चीज है, किस तरीके से टेक्निक होगी, टेक्निक ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है, इतने कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व नहीं है, ना एस्टिमेशन में ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। जी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। A fertilizer mixing machine is said to give 12 kg of nitrate for every 100 kg bag of fertilizer. 600 kg bags are examined. The percentages of nitrate are 11, 12, 13, 14, 11 and 12. Is there a reason to believe that the machine is defective at 5% level of significance? जी क्या अब हम इसमें लेंगे, H नॉट क्या लेंगे,
और H1 क्या लेंगे? क्या हमें इसमें प्रूफ करना है, एज्यूम करना है, किस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है? weight is equal to 100 kg will be H naught वेट and जो जी के मतलब जो mass of the बेसिकली हमें ये देखनी है मशीन इज डिफेक्टिव और नॉट। ठीक है, मशीन डिफेक्टिव कब होगी, अब वो हम यहाँ से देखेंगे कि मशीन इज सेट टू गिव मतलब नाइट्रेट लेवल नाइट्रेट का लेवल फॉर एवरी 100 kg ऑफ वेट, दिस वन। यानी आपके पास ऑन द एवरेज नाइट्रेट का अमाउंट कितना होना चाहिए? 12 kg होना चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि मशीन इज वर्किंग प्रॉपरली, मशीन इज सेट टू गिव 12 kg ऑफ नाइट्रेट। और अगर ऐसा इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? म्यू इज नॉट इक्वल टू 12, तो हम ये लेंगे। तो हम इसको टेस्ट करते हैं कि मशीन हमारी वर्किंग प्रॉपरली और डिफेक्टिव है, यानी कि हम नल हाइपोथेसिस को ट्रू लेके चलते हैं पहले कि हमारी मशीन वर्किंग प्रॉपरली। नंबर 2 है कि define the level of significance level which is given to you. Significance level of significance क्या है? Probability of type 1 error, that is probability that you will reject a true null hypothesis. ये एरर है ना कि अगर आप एक ट्रू हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। अल्फा इज 5%, दैट इज 0.05. Now the third step is to decide the sample statistic, which is 100 kg bags. कितना है आपके पास sample size? 6 bags, which is less than 30. Population standard deviation is unknown, so you will use, and sample size is less than 30, so you will use T statistics, which is x bar minus mu over S over n square root. This is your test statistic T. And the fourth step is to draw the rejection region. ठीक है, तो now you have to use the T distribution. T distribution is approximately normal with degrees of freedom. कितने होंगे इसके? Degrees of freedom होंगे हमारे पास 6 minus 1 is equal to 5, और ये इसका सेंटर है। सिर्फ यहाँ से थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, यहाँ से इसका एरिया ज्यादा होगा, यहाँ से ऊपर से पीक से ये थोड़ी फ्लैट होगी। टी डिस्ट्रीब्यूशन है ये। और अब ये देखें, ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 12। ठीक है, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 12 का मतलब है कि टू टेल टेस्ट है आपका। ये आपका रिजेक्शन रीजन आ गया। ये अल्फा बाय 2, यहाँ अल्फा है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, तो 0.05 को आप 2 पे डिवाइड करें तो ये 0.025 यहाँ आ गया और 0.025। अब आपने ये क्रिटिकल वैल्यूज डिसाइड करनी है फ्रॉम द टेबल। ये है एक्सेप्टेंस रीजन, ये एच नॉट की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दो क्रिटिकल वैल्यूज एक दूसरे का, ये 0 है, आपने डिसाइड करनी होगी, यानी कि आपको 0.025 विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 पे देखें कि टेबल में इसकी क्या वैल्यू आ रही है। बॉडी ऑफ द टेबल रिप्रेजेंट्स द, जी क्या आ रही है? 2.571। अच्छा 2. दोबारा एक दफा जरा चेक कर लें इसको। मैम अल्फा बाय 2 रीड करेंगे, अल्फा पढ़ेंगे ऊपर से। वन टेल के लिए 0.025 पढ़ेंगे अल्फा बाय 2। मतलब राउंड ऑफ करेंगे? नहीं 0.025 पढ़ेंगे ना, इसको टेबल में है ना 0.025। किस चीज की बात कर रही हैं? मैम ये 2 टेल के लिए तो 0.025 की वैल्यू नहीं है ना अल्फा की टेबल में। है ना, 2 टेल के लिए, 1 टेल के लिए करेंगे, क्योंकि हमने इसको 1 टेल में कन्वर्ट कर लिया है ना, 0.025 डिवाइड कर लिया है ना। अच्छा दरवाजा सही है। 0.05 के नीचे देखने, अगर 2 टेल में देखना है तो उसी के साथ 0.05 लिखा होगा।
वो ये है कि आपने इसको 2 पे डिवाइड नहीं किया ना, अभी 2 टेल है ये 0.05 जो अल्फा की वैल्यू ये 2 टेल पे डिवाइड करनी है, अभी हमने डिवाइड करके देख रहे हैं तो इसलिए इसको 1 टेल में देखेंगे। और ये नेगेटिव आपके पास ये वैल्यू आ गया। तो ये हमारे पास, अच्छा ये मुझे एक बात बताएं कि क्या ये रिजेक्शन रीजन हमने देखा है ये हमेशा टेल्स पे ही लाई करता है, ऐसा क्यों है कि रिजेक्शन रीजन टेल के ऊपर ही आ रहा है, लेफ्ट टेल पे आ रहा है, राइट टेल पे आ रहा है, या दोनों के ऊपर आ रहा है, लेफ्ट और राइट दोनों पे आ रहा है? तो क्या पॉसिबल है कि रिजेक्शन रीजन टेल्स के ऊपर ना आए? सिस्टम बिल्कुल ही खराब होगा जो टेल पे नहीं है। सिस्टम खराब होगा, ये किसने कहा है? बाबर आपने कहा है? प्रोबेबिलिटी है ना कि सिस्टम सही काम कर रहा हो। कौन सा सिस्टम? कोई भी जिसको जिसकी हम चेक कर रहे हैं जिसकी वर्किंग को। मैं तो इन जनरल क्वेश्चन कर रही हूँ ना कि क्या रिजेक्शन रीजन टेल के अलावा, जैसे एक्सेप्टेंस रीजन तो हमेशा बिटवीन द टेल्स आ रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, तो क्या रिजेक्शन रीजन हमेशा टेल पे ही आएगा? हम अभी तो हम एच नॉट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे हैं ना, अगर हम एच वन हाइपोथेसिस को उस हिसाब से देखें तो फिर हमारे रिजेक्शन रीजंस और एक्सेप्टेंस रीजंस इन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, बेसिकली रीजन इसकी ये है कि जब हम कहते हैं कि रिजेक्शन रीजन हमारा टेल पे ही आएगा, इसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को ऐसे सेट किया है कि इक्वालिटी हमारी नल हाइपोथेसिस में आए। तो इनइक्वालिटी हमारी आ जाएगी यानी ग्रेटर देन, लेस देन हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में आ जाएगी, तो रिजेक्शन रीजन भी ग्रेटर देन होगा, म्यू ग्रेटर देन होगा तो राइट टेल पे आ जाएगा, लेस देन होगा तो लेफ्ट टेल पे आ जाएगा, नॉट इक्वल टू है तो 2 टेल आ गया। तो बेसिकली नल हाइपोथेसिस में जब हमने इक्वालिटी का साइन रखा है तो हमेशा हमारा रिजेक्शन रीजन टेल पे ही आएगा। और यहाँ पे आपका एक्सेप्टेंस रीजन बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी वैल्यूज अगर टी की आएंगी तो वो होगा। अगर जी ये एक्स बार जरा कैलकुलेट करें, एक्स बार में हमें खुद कैलकुलेट करना है, एस भी कैलकुलेट करना है क्योंकि एक सैंपल गिवन है, अब 6 बैग्स के उनमें ये नाइट्रेट्स की अमाउंट है, तो ये अब आपको खुद कैलकुलेट करना होगा। इन सारी वैल्यूज को 6 वैल्यूज को ऐड करके 6 पे डिवाइड करें तो ये आपका मीन आ जाएगा 12.17। 12.17। इसके बाद आपने ये स्मॉल एस कैलकुलेट करना है, ये वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, बस n-1 से डिवाइड करना है, लेकिन इसको आप टेबल के बगैर भी कर लें कि सब वैल्यूज में से 11 माइनस 12.17 होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12.17 होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 12, ये सारी डेविएशंस का स्क्वायर को का सम बताएं और उसको n-1 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट लें। बताएं कि क्या आ रही है ये वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या आ रही है? वन 1.152। 1.17 है, 52। 52, चले 1.15। इसके बाद t कैलकुलेट करते हैं, t इज इक्वल टू 12.17 minus mu which we supposed is 12, 1.15 over 6 स्क्वायर रूट। ये वैल्यू कैलकुलेट करें, t की वैल्यू ये क्या आ रही है जो कि हमने सैंपल से कैलकुलेट की है। जीरो 0.36। which is 0.36, which lies somewhere between 0.06, which lies in the
acceptance region. So the step 6 conclusion is accept H naught. That is machine is not defective. We have no, the sample is, we have no evidence to prove that the machine is defective. Sample evidence. तो इस तरीके से क्वेश्चन 4 आपने देखा कि कैसे हमने किया, हाइपोथेसिस सेट किया फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, थर्ड स्टेप में सैंपल स्टैटिस्टिक कौन सा यूज कर रहे हैं, फोर्थ स्टेप में रिजेक्शन रीजन ड्रॉ करना है, क्रिटिकल वैल्यूज डिटरमिन करनी है, क्रिटिकल वैल्यूज आर डिटरमिन फ्रॉम द टेबल, चाहे वो टी वैल्यूज हो या जी वैल्यूज हो, टेबल से आपने देखनी होगी। फिफ्थ स्टेप में कम्प्यूटेशंस हैं, सैंपल स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करना है, और फिफ्थ स्टेप में देखना है कि आपने जो वैल्यू कंप्यूट की है टेस्ट स्टैटिस्टिक की, क्या वो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है या एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है। तो ये आपने काम अपना इस तरीके से करना है, ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने होंगे। क्वेश्चन 5 आपने खुद करना है, क्वेश्चन 6 भी और क्वेश्चन 7 भी। इन सब में मेरे ख्याल में जी डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज हो रही है, क्योंकि 36 सैंपल साइज है, इसमें भी 100 वर्कर्स हैं, और ये भी सैंपल ऑफ लास्ट 5 टाइम्स, ठीक है, इसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी। ये अब आपने इसको देखना है और उसको कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई मसला आपको इसमें? नो मैम। सारा समझ आ गया शेर यार? बाकी लोग फिर क्या कह रहे हैं? जी मैम बिल्कुल समझ आ गया है। क्या समझ आया, जरा चलो एक्सप्लेन करो फिर अब। मैं वो गलती से मुंह से निकल गया। लगा तो नहीं कि गलती से निकला, जितने कॉन्फिडेंटली आपने कहा है। बहरहाल इसको देखिएगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग को मुश्किल काम नहीं है, आसान काम ही है कि किस तरीके से हाइपोथेसिस बिल्ड करने हैं, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है वो गिवन होगा, उसकी बेसिस पे आपने करना है। रिजेक्शन रीजन होगा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को देखते हुए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को देखते हुए, और फिर बाकी काम करना है। ओके जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट। जी कभी नाम सुना है इसका, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का? मिस ये लास्ट टॉपिक है? नहीं ये लास्ट नहीं है, इसके बाद 2 और हैं। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। आसान ही रह गए हैं टॉपिक्स, बाकी सारे आसान हैं। जी मेरा क्वेश्चन तो बीच में रह गया, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन नाम सुना है आप लोगों ने? सुना हुआ है नाम। जी मैम। जी शर्जील आप क्या कह रहे हैं, क्या है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन? बेसिकली काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं, हम वेरिएंस के लिए भी यूज करते हैं, इंडिपेंडेंस के लिए भी चेक करते हैं, और गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एक ही पर्पज है वो है कि हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के लिए काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करें। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के एक ही पैरामीटर है विच इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और जो जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को आप इंक्रीज करते जाएं द डिस्ट्रीब्यूशन बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और क्यों हम यूज करें, गुडनेस ऑफ फिट का क्या मतलब है? गुडनेस ऑफ फिट नहीं पता। In the previous lectures, we have been concerned with the testing of statistical hypotheses about the population parameter mu. Now we shall consider a test to determine if a population has a specified theoretical distribution. The test is based on how good a fit we have between the frequency of occurrence of observations in an observed sample and the expected frequencies obtained from the hypothesized distribution. Example से इसको understand करते हैं, वो तो स्टेटमेंट मैंने लिख दी, एग्जांपल जब एक्सप्लेन करूंगी तो फिर वो स्टेटमेंट भी समझ आ जाएगी। सो वी कंसीडर द टॉसिंग ऑफ अ डाई। We hypothesize that the die is honest, that is the die is unbiased, which is equivalent to testing the hypothesis that the distribution of outcome is a discrete uniform distribution.
that is f of x is equal to 1/6, x is equal to 1 to 6 जी। अब हम ये करने जा रहे हैं कि हम एक डाई को टॉस करेंगे, बैलेंस डाई को टॉस करेंगे। तो हर फेस के अपीयर होने के चांसेस क्या हैं? 1/6। फेस 1 अपीयर होगा उसके भी चांस 1/6 है, फेस 2 अपीयर होगा उसका भी चांस 1/6 है, अप टू सो ऑन 6 को भी उसका भी चांस 1/6 ही होगा। तो इस केस में ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली। सो इस केस में आपके जो पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो ये बनेगी f of x is equal to 1/6 एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम ये कह रहे हैं। ये तो हमारे पास थ्योरेटिकल रिजल्ट है कि अगर हम एक डाई को टॉस करें तो हमारे पास इक्वल चांसेस हैं कि आपके पास हर फेस इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स में इक्वल उसकी इक्वली लाइकली है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो यूनिफॉर्म बनेगी। अब हम ये करते हैं कि हम उस डाई को 120 टाइम्स टॉस करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं अपना ईच आउटकम। एक्सपेक्टेड क्या है? थ्योरेटिकली अगर ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक्सपेक्टेड क्या होगा? अगर हम 120 टाइम्स करेंगे तो हर फेस कितनी दफा अपीयर होगा? 6 पे उसको डिवाइड कर लें 20 टाइम्स। तो 20 टाइम्स, यानी फेस 1 भी 20 टाइम्स होगा, फेस 2 भी 20 टाइम्स, फेस 3 भी, फेस 4 भी, फेस 6 भी। ये सब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनको 20 टाइम्स अपीयर होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब हमने उसको 120 टाइम्स टॉस किया तो फेस 1 20 टाइम्स अपीयर हुआ जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी, फेस 2 22 टाइम्स हुआ, फेस 3 17 हुआ, फेस 4 18 टाइम्स, फेस 5 आपके पास 24 टाइम्स अपीयर हुआ। तो ये जो डिफरेंस है इसका क्या मतलब है कि हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज की है, जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें क्या डिफरेंस है? तो काई स्क्वायर बेसिकली मेजर करता है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आपके रैंडम वेरिएबल है, ये मेजर करता है कि आपकी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज में क्या डिफरेंस आ रहा है। जो आपने एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैलकुलेट की हैं फ्रॉम द थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज अगर हम इसको कंसीडर करें कि इक्वली लाइकली है, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं और जो आपने ऑब्जर्व की हैं उनके दरमियान डिफरेंस क्या आ रहा है। तो अगर डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, एक स्पेसिफाइड वैल्यू से डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं थी, गुड फिट नहीं है ये। और अगर काई स्क्वायर जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की वो एक स्पेसिफाइड वैल्यू से कम आ रही है, इसका मतलब है द फिट इज गुड, ये डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ये गुड है फॉर दिस। तो हम क्यों डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करना चाह रहे हैं? हम क्यों चाह रहे हैं कि हम एक थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ले? हमने ऑब्जर्व तो कर लिया, क्या वजह हो सकती है कि हम इसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करना चाह रहे हैं और फिर हम देखना चाह रहे हैं कि वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज अ गुड फिट और पुअर फिट? जो ऑब्जर्व आगे फ्रीक्वेंसीज बस उनको लेकर चलें, हम उसको क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसीज ये होंगी और फिर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट कर रहे हैं? बेसिकली हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, फोरकास्ट करना चाह रहे हैं कि अगर हम इसको 120 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, अगर हम इससे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स टॉस करें तो फिर आप अगर आपको एक थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगी तो आप उससे प्रेडिक्ट या फोरकास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एम ये हुआ कि हम डिफरेंस को ऑफ द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए ये है काई स्क्वायर की वैल्यू। अ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी दिस f naught minus fe whole square divided by fe and summation is from 1 to k, where chi-square is a value of a random variable whose sampling distribution is approximated very closely by the chi-square distribution. k is a number of classes, number of classes आपके पास जैसे इस केस में 6 है, and f naught is the observed frequency and fe is the expected frequency. जी, इसमें आपके पास observed frequencies ये हैं observed frequencies और ये हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हमने कैसे कैलकुलेट की हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंसी? हाउ वुड यू कैलकुलेट frequency from if you are given the probability of some event? ट्रायल्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं।
ट्रायल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जैसे कि इसमें केस में क्या किया कि फेस 1 के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दी। कितने टाइम्स हमने किया इसको, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 120 टाइम्स। तो ये बेसिकली आपके पास आ गई फर्स्ट जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी, ये होगी। इस तरीके से इस 1/6 को भी हमने 120 से मल्टीप्लाई किया। तो बेसिकली जब हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो तो हमने नंबर ऑफ ट्रायल्स, इसको अगर हम n कह रहे हैं, n आपके पास होता है समेशन f, जितने टाइम्स आपने इस एक्सपेरिमेंट को किया है, यानी आपके पास 120 है, ये भी 120 है और ये भी 120 है। इसको मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी से, दैट इज x इज इक्वल टू स्मॉल x। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है। डिस्ट्रीब्यूशन जो आप यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आप यूज करेंगे, जो आपने चेक करना है कि ये गुड फिट है या नहीं, वो यूज करेंगे और इसको साथ n से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यानी हमारा काम ये होगा कि हमें ये देखना है कि क्या एक डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम उस डिस्ट्रीब्यूशन में, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करें या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करें, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करें, तो क्या वो एक गुड फिट है या पुअर फिट है। हमें यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट आपको ये नहीं बताएगा कि आपने कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन फिट करनी है। काई स्क्वायर टेस्ट आपको सिर्फ ये बताएगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने उसमें फिट की है वेदर इट इज अ गुड फिट और अ पुअर फिट, राइट। और उसकी काई स्क्वायर की वैल्यू से आपने ये डिटरमिन करना है, इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे। और अगर ये वैल्यू एक स्पेसिफाइड वैल्यू से, और वो स्पेसिफाइड वैल्यू होगी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये यहाँ पे मैं भी आपको ये बताती हूँ कि वैल्यू अगर ग्रेटर देन है एक स्पेसिफाइड वैल्यू जो हम डिटरमिन करेंगे अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ओवर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इस केस में क्या होगा, इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा काई स्क्वायर का k - 1 माइनस नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर्स। तो ये हमारा प्रोसीजर होगा फॉर काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में। सबसे पहले वी हैव टू, स्टेप 1 इज to state the hypothesis, null hypothesis and alternate hypothesis. Null hypothesis क्या होगा कि the null hypothesis assume that there is no significant difference between the observed and the expected value, that is the given distribution is a good fit. And alternate hypothesis क्या होगा कि उसका complement, that is the given distribution is not a good fit. Level of significance determine करेंगे हम step 2 में। गिवन होगा, अगर गिवन ना हुआ तो आपने एज्यूम कर लेना है 5%। देन यू विल कैलकुलेट द chi square goodness of fit test this by using this formula. And the fourth step is to determine the critical region or critical value, which is ये critical value होगी जो separate करेगी आपके acceptance region को from the rejection region. अल्फा गिवन होगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गिवन है k - 1 माइनस नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर। हो सकता है जो डिस्ट्रीब्यूशन आप फिट करने जा रहे हो उसके सारे पैरामीटर्स आपको गिवन ना हो, तो उसके लिए फिर आप एस्टिमेट करेंगे कुछ पैरामीटर। तो जितने पैरामीटर्स आप एस्टिमेट करेंगे वो आप उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। और हो सकता है सारे पैरामीटर्स गिवन हो, कुछ भी एस्टिमेट ना करना हो, तो फिर इस केस में आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे, k में से आप इसमें 1 को माइनस करेंगे। कंप्यूटेशन के लिए आप काई स्क्वायर की वैल्यू, यानी ये वैल्यू आप टेबल से देखेंगे, जो स्पेसिफाइड वैल्यू होगी, जो क्रिटिकल वैल्यू होगी, ये टेबल से देखेंगे। काई स्क्वायर का टेबल है आगे, ये यहाँ पे ये टेबल है, इधर से देखेंगे। ये बॉडी ऑफ द टेबल में बेसिकली काई स्क्वायर की वैल्यूज हैं, ये अल्फा की वैल्यूज चल रही हैं और ये सारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चल रहे हैं। ये कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के ऊपर आपने इसकी वैल्यू को, काई स्क्वायर की वैल्यू को लेना है। ये आपने स्पेसिफिक वैल्यू कैलकुलेट कर ली। और जो भी अगर आप फिर आप काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला, यानी टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये वैल्यू आपको गिवन होगी और एफ ई आप गिवन डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट करेंगे। और ये करने के बाद आप इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि काई स्क्वायर की वैल्यू वैसे ही जैसे कि हमने अभी टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हुए किया था कि टी को कंप्यूट किया था और एक टी हमने कैलकुलेट किया था फ्रॉम द टेबल क्रिटिकल वैल्यू। तो एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है तो हम एक्सेप्ट करेंगे एच नॉट को, अगर वो रिजेक्शन में है तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस। फिर कंप्यूट कर लेंगे और इसके बाद हम उसको देख लेंगे कि एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन है suppose that 5 coins are tossed simultaneously 1000 times and the number of heads were observed is given below.
फिट अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट, यानी इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करनी है। आपके पास नंबर ऑफ हेड्स आ सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, n है आपके पास 5। इस एक्सपेरिमेंट को आपने किया 1000 टाइम्स, और जब आप एक हेड को टॉस करेंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटीज इंडिपेंडेंट होंगी। तो इसमें हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं, और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हुए हम देखेंगे कि क्या ये गुड फिट है या नहीं। तो हाइपोथेसिस जो स्टेट होगा वो ये होगा कि द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज बायनॉमियल, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट बायनॉमियल। अब हमने चूंकि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें फिट करनी है, हमें n गिवन है, ये n है हमारा, p हमारा अननोन है। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स होते हैं n एंड p। तो p इसमें अननोन है, p को हम एस्टिमेट करेंगे फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन दिस। इसमें नंबर ऑफ हेड्स हैं, ये हमारे पास x है, और ये है मेरे पास f फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी आपके पास टोटल जो है यहाँ पे 1000 आना चाहिए। इन सबको अगर आप ऐड करें तो 1000 आना चाहिए। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें गिवन है 5%, नहीं गिवन, इसलिए हम इसको खुद से 5% लेंगे। इसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक जो हम यूज कर रहे हैं वो ये है जी। तो अब हमारा काम ये है कि हम क्रिटिकल रीजन को स्पेसिफाई करें। क्रिटिकल रीजन के लिए हमें ये वैल्यू स्पेसिफाई करनी है विच इज काई स्क्वायर। अल्फा हम ले रहे हैं 5%, 0.05। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, k माइनस 1 माइनस नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर्स। कितने हैं आपके पास k, क्लासेस कितनी है 6, 6 माइनस 1, एक पैरामीटर आपने एस्टिमेट करना है और 6 क्लासेस हैं, तो आपके पास 5 आ गया। तो ये आपके पास 4 आ गया। इसको अब आपने चेक करना है काई स्क्वायर के टेबल में, और काई स्क्वायर के टेबल में आप यहाँ से चेक करेंगे 0.05 है आपके पास अल्फा की वैल्यू, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 4, तो ये लाई कर रहा है यहाँ पे 9.49। ये काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, स्पेसिफाइड वैल्यू 9.49। अब अगर आपकी काई स्क्वायर की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करेंगे, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9.49, यू विल, it means the distribution is not a good fit, otherwise it is a good fit, अगर वो उससे लेस देन होगी। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने से पहले हमें कैलकुलेट करना होगी वैल्यू ऑफ p, और p के लिए हमारे पास फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू एन पी। म्यू तो हमें गिवन नहीं है, इसको हम एस्टिमेट करेंगे x बार से, x बार इंटू एन पी, और x बार हम कैलकुलेट करेंगे और n हमें गिवन है, उससे हम p की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जी। x बार कैसे कैलकुलेट होगा, मीन समेशन f ऑफ x ओवर समेशन f, और यहाँ से f ऑफ x का एक कॉलम आपको और बनाना होगा ये इस तरीके से, और समेशन f यानी 1000 से डिवाइड कर लें, x बार आपके पास ये आ गया, और यहाँ से n को इस तरफ ले जाएं, और p हैट बेसिकली मैं इसलिए लिख रही हूँ कि ये हमने कैलकुलेट किया है फ्रॉम द सैंपल x बार ओवर n। x बार 2.47 आया, n इज 5, तो ये मेरे पास p है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स, अपीयरिंग हेड्स व्हेन 5 कॉइंस आर टॉस्ड, ये आ गया 0.494। q को डिटरमिन करने के लिए 1 में से माइनस करें, तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या बन गई, p x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू ncx विच इज 5x, p है आपके पास 0.494 की पावर x, और इसी में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये मेरे पास 0.506 आ रहा है, 0.506 5 माइनस x। ये तो ये मेरे पास बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। इस बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से मैं कैलकुलेट करूंगी ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के लिए मैं इसको किससे करूंगी, n से मल्टीप्लाई करूंगी। n है मेरे पास 1000 टाइम्स मैंने एक्सपेरिमेंट किया, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है इसको। तो इसके लिए फिर हम हर कॉलम के लिए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज के लिए हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे कि x की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, और उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। फिर x को 1 पुट करेंगे, ये आपके पास ये सेकंड वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर इसके बाद आपने बेसिकली ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर ईच टर्म, और उनको सम अप कर लें, तो ये वैल्यू आ गई 8.18। अब 8.18 क्या क्रिटिकल रीजन में फॉल करती है या एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करती है, इट इज लेस देन 9.49, so it means we are unable to reject our null hypothesis, that is we conclude
that the number of heads is a binomial distribution और binomial distribution is a good fit to the given population distribution. तो ये हमारा काम होगा. इस तरीके से हम statistical inference में use करेंगे chi-square की distribution को, chi-square को, test को, which is goodness of fit test कि given distribution poor fit है या good fit है. जी क्या समझ आई है या कुछ समझ नहीं आई? आ गया मैम. क्या समझ आई आपको? शरिया रोमेर मैम गाइड किया क्या है? क्या हमारे पास टारगेट था? क्या अचीव करना चाह रहे थे हम? आप जरा अपनी जुबान में बता दें ताकि अगर किसी को नहीं पता चला, मोस्टली को नहीं शायद ना पता चला हो, तो वो फिर आपकी जुबान में ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी. जी शेरिया. मैम हमने गुडनेस फाइंड करना. बेसिकली हमने क्या करना है? गुडनेस ऑफ फिट. और इस केस में जैसे एग्जांपल केस में हमने बताना है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए एक गुड फिट है इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या नहीं. जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको नंबर ऑफ हेड्स और अलोंग विद द फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ठीक है, इसमें आपके पास रैंडम वेरिएबल x है और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसीज है. तो एक डिस्ट्रीब्यूशन जो बन गई हमने देखना है कि क्या ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए गुड फिट है या पुअर फिट है. तो इसके लिए हम स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस पहले बिल्ड करेंगे और हम कहेंगे कि इट इज अ गुड फिट एंड उसका ऑल्टरनेट हो जाएगा इट इज नॉट अ गुड फिट, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ गुड फिट. तो हमारा टास्क बेसिकली ये होगा कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन होगी हमने उसका बताना है कि वो गुड फिट है या गुड फिट नहीं है. उसके लिए आपको सेकंड स्टेप में हाइपोथेसिस बिल्ड कर लिया, सेकंड स्टेप में आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिख लिया, जो भी आपको गिवन होगा, अगर गिवन नहीं है तो 5% लेंगे. थर्ड स्टेप में आपने देखना है कि आप कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज कर रहे हैं. उसके लिए हम ऑब्वियसली काई स्क्वायर से इसको देखेंगे कि ये है गुड फिट या नहीं. फोर्थ स्टेप में आपने क्रिटिकल वैल्यू डिटरमिन करनी है. क्रिटिकल वैल्यू कैसे डिटरमिन करेंगे कि काई स्क्वायर की, जैसे कि हमने पीछे टी की और इससे पहले हमने जी किया, तो उसमें आपने स्पेसिफिक वैल्यू डिटरमिन करनी है अल्फा के साथ और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको गिवन है, कितनी क्लासेस हैं, -1 माइनस नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर्स. पैरामीटर्स भी आपने देखने हैं, कितने पैरामीटर्स आपने एस्टिमेट करने हैं. उसके बाद फिफ्थ स्टेप ये होगा, वो आप डिटरमिन कर लें बाय यूजिंग द टेबल. कंप्यूटेशन का है कि आपने कंप्यूट करनी है एस्टिमेटेड जो भी पैरामीटर्स हैं उनको कंप्यूट करें बाय यूजिंग द गिवन डेटा. जो भी आपको डेटा गिवन है उसके मुताबिक आपने जिस भी तरीके से करना है आप उसको कंप्यूट करें, जो भी पैरामीटर आपको अननोन है. उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी है, जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे इस केस में बायनोमियल है तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने लिख ली और उसको n से मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ ट्रायल से, एक्सपेरिमेंट जितने टाइम रिपीट किया वो आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई. एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखने के बाद आपने हर ऑब्जर्वेशन के लिए, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाली फॉर द वैल्यूज ऑफ x. वो निकालने के बाद आपने ये काई स्क्वायर, ये वेरिएबल आपने कैलकुलेट किया, एफ नॉट माइनस एफ ई स्क्वायर ओवर एफ ई से डिवाइड भी करना है इसको. ये करने के बाद देखा कि काई स्क्वायर की वैल्यू जो आपने यहाँ से की है, डिफरेंस लिया है ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का, क्या ये स्पेसिफिक वैल्यू से लार्जर है या स्मॉलर है. अगर तो लार्जर है तो ये गुड फिट नहीं है, और अगर स्मॉलर है यानी डिफरेंस कम है तो फिर ये गुड फिट होगा. क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे ये काई स्क्वायर की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की ये इससे लेस देन आ रही 9.49 से, जो कि हमने टेबल से रीड किया बाय यूजिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो इसलिए ये हमें अपने हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट कर लिया, नल हाइपोथेसिस को. नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि अवर डिस्ट्रीब्यूशन इज अ गुड फिट. जी वो तो हमने अपने गिवन डेटा से किया ना, जो बाइनोमियल है, यानी अभी हमने नहीं, ये हमें पता है, हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से देखा है ना 5%. मैम आई एम सेइंग जो हमने x इज इक्वल टू, जी काई स्क्वायर है. मैम आई एम सेइंग जो हमने p की वैल्यू निकाली है ना, प्रोबेबिलिटी. जो हमने सैंपल से निकाली है. हाँ, मैं वो जो है वो तो हमारी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ गिवन डेटा नहीं होनी चाहिए. वो p की वैल्यू हमारी सैंपल के ऊपर डिपेंड करेगी, लेकिन इसके बाद जो नंबर ऑफ हेड्स आ रहे हैं, x आ रहे हैं, वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ दिस आ रहे हैं ना, फिर वो तो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन से ही कैलकुलेट करेंगे ना.
आपका ख्याल है पी की वैल्यू को हम क्या लें फिर? 0.5 लें? आई डोंट नो, लेकिन अगर वो डेटा की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर रही है तो पता नहीं, मैं मुझे कंफ्यूजन है। नहीं, वो डेटा की प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी कि डेटा की फ्रीक्वेंसी से हम उस पी को कैलकुलेट करें। जो हमें टेबल गिवन है कि यहाँ से हम उससे पी कैलकुलेट करें, लेकिन जब हम इस डिस्ट्रीब्यूशन में पुट करेंगे, ये हमारे पास थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, पी एक्स इज इक्वल टू दिस, जो मैंने उसमें लिखी है 5x, ये तो कम्प्लीटली उससे डिफरेंट ही बनेगी ना। ये हो सकता है किसी केस में किसी वैल्यू के लिए वो सेम भी आ जाए। तो इसको लेके हम आगे कैलकुलेट करेंगे। ये तो हमारे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन उससे अलग बन रही है ना, जो हम एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेसिकली फ्रीक्वेंसीज। पी की वैल्यू हमने यहाँ से लेके चले, ये भी पी की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होगी बेसिकली, क्योंकि उस सैंपल के ऊपर बेस्ड कर रही है। लेकिन जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, वो हम इस फार्मूले से ही कैलकुलेट कर रहे हैं, थ्योरेटिकल ही ले रहे हैं। उसको आपने उसके साथ उसका कोई इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, वो आपने अलग ही लेना है। ओके जी स्टूडेंट्स, ये काम कंप्लीट करना है आपने। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज भी होगा। मिस ये सीट कब बता दें?